बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे अहम स्टोरी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के नोटिफिकेशन जो है वो मुअत्तल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में एक दरख्वास्त की समाअत की गई, जिसे बाद में अस खुद नोटिस में तब्दील कर दिया गया और कल तक के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का जो नोटिफिकेशन है उसे मुअत्तल कर दिया गया है। वफाकी काबीना का हंगामी इजलास हुआ। आर्मी चीफ की नई तकर्री की समरी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के पास साल कर दी गई है। आपको यहाँ ये बताते चलें कि वफाकी काबीना ने आर्टिकल 255 में भी तरमीम की है, जिसमें लफ्ज़ तोसी का इजाफा किया गया है। माजी में साबिक़ आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी को भी इन्हीं यानी रेगुलेशंस 255 जो कि आर्मी रेगुलेशंस हैं, इसके तहत मुलाजमत में तोसी दी गई थी। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि वफाकी वज़ीर बराए क़ानून सेनेटर डॉक्टर फ़रोग़ नसीम ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और इस इस्तीफ़े की तस्दीक वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कर दी। और उन्होंने ये कहा कि दरअसल डॉक्टर फ़रोग़ नसीम का इस्तीफ़ा इसलिए दिया गया है ताकि वो कल सुप्रीम कोर्ट में जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से पेश हो सकें। मेरा नाज़रीन, क्या ये मामलात हुए, यानी कानून इस हवाले से क्या कहता है, ख़ास तौर पे आइन का जो 243 है, यानी आइन का आर्टिकल 243 जो कि ख़ास तौर पे आर्मी के कमांड एंड कंट्रोल के हवाले से है, उस हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं माहिर क़ानून हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान अब्दुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान अब्दुल्ला साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। ज़ीशान अब्दुल्ला साहब, ये बताइएगा कि आइन का आर्टिकल 243 जो है, जो कि आर्मी के कमांड एंड कंट्रोल के हवाले से है, और फिर सदर की जो पावर्स हैं, यानी प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं, वो भी बताता है। क्या कहता है इस हवाले से आइन का आर्टिकल 243? जी डॉक्टर साहब, आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आर्म फोर्सेस से रिलेटेड है और उसमें जो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। अगर हम इस केस को, क्योंकि ये सब्जेक्ट है केस सुप्रीम कोर्ट में, टुमारो इट इज फिक्स्ड, तो वी शुड नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ केस एंड एवरीथिंग। आई थिंक वी शुड कन्फाइन आवरसेल्फ टू द एक्सटेंट ऑफ आर्टिकल 243। 243 में 243 सब आर्टिकल 4 जो है वो बहुत क्लियर है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड अदर्स। तो ये जो पावर्स हैं ये बेसिकली प्रेसिडेंट की हैं, जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से गवर्न होती हैं। आर्टिकल 48(1) बहुत क्लियर है कि प्रेसिडेंट जो है, पाकिस्तान जो है, वो अपने डिस्चार्ज ऑफ इन हिज फंक्शंस वो एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर उन पर बाइंडिंग है या एडवाइस ऑफ द कैबिनेट उन पर बाइंडिंग है। तो आर्टिकल 243 क्योंकि जब ये आपका नोटिफिकेशन आया सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के एक्सटेंशन का, तो वो नोटिफिकेशन अगस्त में 14 अगस्त, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, 14 अगस्त 2019 को आया। तो उसमें हमने, क्योंकि वो मीडिया पे भी आया, सबने देखा, और उसमें हमने ये देखा कि उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब, उन्होंने कहा जी मैं ये एक्सटेंशन दे रहा हूँ। तो उस वक्त थोड़ा लीगल फर्टिलिटी में ये क्वेश्चन उठा कि जी प्राइम मिनिस्टर हैज गॉट नो पावर और अथॉरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन to give extension or to make an appointment of armed forces senior officers including COAs। अब इसमें ये 243 जो आपने मुझसे कहा था, मैंने उसको आप थोड़ा सा एलैबोरेट करने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर कोई आपका सवाल है तो मुझे बताएं। बाकी सर मुझे बताइएगा कि ये जो आर्मी रेगुलेशंस 255 है, अब इसमें काबीना ने तरमीम कर दी है और समरी जो है वो मंजूर भी कर ली गई है, तो मतलब काबीना ये इख्तियार रखती है कि वो आर्मी रेगुलेशंस 255 जो हैं, जो बनाए गए हैं ख़ास तौर पे रेगुलेशंस आर्मी के लिए, उनमें तरमीम कर सके। थोड़ा सा मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, अगर मेरे सुनने वालों को ये बात समझ आए कि देखें, ये जब आइन में
243 आर्टिकल 243 के सब आर्टिकल 4 में ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ये करेंगे। इसका मतलब है कैबिनेट इज नॉट देयर, कैबिनेट की जरूरत नहीं है। हाँ, अब एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कुछ अर्से पहले यानी 2016 में साकिब निसार साहब के दौर में एक फैसला आया था जो बड़ा मशहूर, इट्स अ मोस्ट सेलिब्रेटेड decision of the Supreme Court which is known as Mustafa Impacts। उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि फेडरल गवर्नमेंट मींस फेडरल कैबिनेट। अब यहाँ फेडरल कैबिनेट, फेडरल गवर्नमेंट का वर्ड यूज नहीं है, यहाँ पे है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर साहब की एडवाइस पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये अपॉइंटमेंट करना था। टू माय my humble opinion would be that cabinet's decision is not required in this matter, only prime minister's advice is required। और वो अगर properly वो कन्वे हुई है और उसके तहत नोटिफिकेशन इशू हुआ है, देन देयर विल बी नो इशू। बट अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन जो मैंने भी आज का ऑर्डर पढ़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, वो ऑर्डर देखने के बाद मुझे लगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया इशू। इन्होंने उसको कैबिनेट में भी ले गए, कैबिनेट से भी डिसीजन कराया और कैबिनेट में फिर इशू ये बना कि 25 मेंबर्स की जगह सिर्फ 11 मेंबर्स थे वहाँ पे। कैबिनेट के जो मेंबर्स थे वो सिर्फ 11 थे, बाकी लोग मौजूद नहीं थे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये क्वेश्चन भी फ्रेम किया अपने। अब देखते हैं कल क्या बहस होती है। अच्छा जीशान साहब, यहाँ ये जानना चाहूंगा कि वजीर कानून बैरिस्टर डॉक्टर फरोग नसीम बहुत ही सीजन्ड लॉयर हैं, यानी जिन केसेस में प्लीड करते हैं सक्सेस रेट इनका बहुत ज़्यादा है, कानून को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। सर, उनकी मौजूदगी में काबीना या हुकूमत से ये गलतियां होना, क्या इसमें डॉक्टर फरोग नसीम से रहनुमाई नहीं ली होगी कि क्या प्रोसीजर अडेप्ट करना चाहिए, किस तरह से ये मंजूरी देनी चाहिए, किसको नोटिफिकेशन निकालना चाहिए? आप क्या समझते हैं? हम केस के हवाले से बात नहीं कर रहे, हम हुकूमती लेवल पे ये बात कर रहे हैं कि एक वफाकी वजीर कानून जो कि इतना लर्नेड लॉयर हो और उसकी मौजूदगी में क्या वफाकी वजीर कानून से इस मामले में इस नोटिफिकेशन जब ये निकाला गया, ये तमाम प्रोसेस किया गया, तो क्या इसमें उनसे कोई रहनुमाई नहीं ली है? डॉक्टर फरूक नसीम इज एन एक्सीलेंट लॉयर और बट लॉयर होना एक अलग चीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट होना, गवर्नमेंट के अफेयर्स हैंडल करना एक अलग चीज है। मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर साहब को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया होगा। डॉक्टर साहब डेफिनेटली ही इज अ लॉ मिनिस्टर, ही वाज अ लॉ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फेडरल लॉ मिनिस्टर, तो उनको सारी चीजें उनकी नॉलेज में होंगी। बट आई डोंट वांट टू, बिकॉज फैक्चुअल पोजीशन मुझे पता नहीं है कि फैक्ट्स क्या हैं, किस तरह ये समरी मूव हुई, किस तरह ये नोटिफिकेशन हुआ। मुझे फैक्ट्स का अंदाजा बिल्कुल नहीं है या मुझे फैक्ट्स की नॉलेज नहीं है, तो आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट। So please appreciate that. बाकी ये आपकी बात ठीक है, because since he was federal minister for law, so इनको on board definitely लिया गया होगा। Everything must be in his knowledge, और उसके बाद ही कुछ ना कुछ समरी भी बनाई गई होगी और ये सारी चीजें हैं। बिकॉज सर, यहाँ आपसे एक और बात, निशान साहब, एक और बात जानना चाहूंगा। मुख्तलिफ हल्के ये कह रहे हैं कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, चूंकि ये वजीर कानून पे जाती है, वफाकी वजीर कानून पे, इसलिए वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर डॉक्टर फरोग नसीम ने रिज़ाइन कर दिया है। दूसरी जानिब शेख रशीद साहब का ये कहना है कि वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से अदालत में पेश होंगे। इस पे लॉयर्स का ये कहना है कि बैरिस्टर फरोग नसीम के पास इस वक्त लाइसेंस नहीं है, यानी वफाकी वजीर बनने के बाद उनका लाइसेंस जो है वो सस्पेंडेड था, तो अब जब तक कि वो दोबारा लाइसेंस नहीं लेते वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। क्या ये बात दुरुस्त है? डॉक्टर साहब, इस पे थोड़ा तो डिफर विद दैट कि जब कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है जी, जैसे वो पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है तो ही सीज टू बी अ लॉयर, और उसके बाद जब उनका पब्लिक ऑफिस खत्म हो जाता है, जैसे आज उन्होंने रिजाइन किया और रिजाइन करने के बाद उनका वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी हो गया, तो टू माय हम्बल अंडरस्टैंडिंग उनका लाइसेंस रिवाइव हो गया ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब उसके लिए कोई फॉर्मल लेटर नहीं चाहिए होता। आई नेवर सीन दैट। वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स कि जी मिनिस्टर्स बनते हैं, फिर
मतलब मुख्तलिफ ओहदों पे जाते हैं, उस वक्त वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जैसे ही वो पब्लिक ऑफिस होल्ड खत्म करते हैं वैसे ही उनका लाइसेंस रिस्टोर हो जाता है। तो ये ये डिबेट कहीं और चली गई है कि जी वो शायद कल ना पेश हो सकें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब की तरफ से। इफ ही इज अपीयरिंग, आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर टू द फैक्ट, बट आई डोंट नो कि वेदर ही इज अपीयरिंग और नॉट, बट अज्यूमिंग व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट, तो अगर वो पेश हो रहे हैं एज ए लॉयर, तो आई बिलीव कि सिंस हिज रेजिग्नेशन हैज बीन एक्सेप्टेड, इफ इट इज एक्सेप्टेड, देन ही कैन अपीयर टुमारो। अच्छा, यानी ये लाइसेंस जो है इसकी दोबारा किसी रिन्यूअल की ज़रूरत नहीं होती, बार की जानिब से किसी तौसीक़ की भी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जैसे ही जिस लम्हे वो पब्लिक ऑफिस छोड़ देंगे वहाँ से वो लाइसेंस दोबारा से रिन्यू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ऐसा कोई फॉर्मल कभी कोई एग्जाम्पल मिलती नहीं है ना, क्यों इस दफा ये चीज क्रिएट की जा रही है? कभी इस तरह की बात कभी ऐसी मिसाल मिलती नहीं है कि एक फॉर्मल रिन्यूअल लेटर या लाइसेंस चाहिए होता है। ऐसा टू माय नॉलेज किसी भी बार काउंसिल में ऐसा नहीं होता, ना तो सिंध बार काउंसिल में ऐसा होता है, ना पंजाब बार काउंसिल में, ना पाकिस्तान बार काउंसिल में। मैंने कोई रिन्यूअल वाली बात कभी सुनी नहीं, टू माय नॉलेज। आई माइट बी रॉन्ग, बट टू माय नॉलेज ऐसा नहीं है। So what I am assuming is that since he has resigned and his resignation has been accepted, then what I believe that he can appear as a lawyer of the Chief of Army Staff. ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान अब्दुल्ला, माहिर कानून एडवोकेट सिंध हाई कोर्ट हमारे साथ मौजूद थे लाइन पर, और इनका ये कहना था कि अब जबकि बैरिस्टर फ़रूक नसीम जो हैं वो वफाकी वज़ीर क़ानून के ओहदे से इस्तीफ़ा दे चुके हैं, इसलिए वो इंटाइटल्ड हैं, यानी चाहे उनका लाइसेंस फॉर्मल लेटर के थ्रू रिन्यू कराया जाए या ना कराया जाए, वो अदालत में अपीयर हो सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, कल केस की समाअत है और अब वक्त बताएगा कि इसमें क्या फ़ैसला आता है। यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब कुछ हम बात करना चाहेंगे कराची में उभरते हुए आटे के बहरान के हवाले से। यानी पहले टिड्डी दल का हमला, उसके बाद फिर सब्जियों की कीमत में इजाफा, और अब आटे के नरखों में भी इजाफा होता जा रहा है। आपको ये बताते चलें कि अब एक ऐसा बहरान आने वाला है जिसमें आटे की कीमत में न सिर्फ इजाफा होगा बल्कि आटे की किल्लत भी हो सकती है। और ये जो इजाफा है ये क्यों हो रहा है, जबकि जो गंदम ख़रीदी गई यानी उसकी जो बुनियादी कीमत होती है उसका भी तयन किया गया, लेकिन फिर भी आटे की कीमत में रोज़ बरोज़ इजाफा देखने में आ रहा है। और लग ऐसा रहा है कि शायद जिस तरह सब्जियों का बहरान आया, उसकी कीमतों में इजाफा हुआ, तो उसी तरीके से अब आटे की कीमतों में भी न सिर्फ इजाफा होगा बल्कि ये एक बहरान की सूरत इख्तियार कर लेगा। यहाँ हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं, चेयरमैन हैं फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के, इनसे हम बात करना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आपसे ही जानना चाहूँगा कि ये जो आटे की कीमतों में इजाफा हो रहा है और आटे का जो बहरान है, ये अब ऐसा लग रहा है कि कराची वालों को अपनी खुराक भी कम करना पड़ेगी, क्या कहते हैं आप? असल में मसला ये है कि इस दफा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सिंध गवर्नमेंट ने गंदम खरीदी नहीं, जो सीजन में गंदम खरीदी जाती है ना, जी जी, जो उसकी एक इमदादी कीमत होती है उस पर खरीदी जाती है, एक इमदादी कीमत मुकर्रर की जाती है और उस पर फिर हुकूमत जो है वो गंदम खरीद लेती है जो ग्रोवर्स होते हैं उनसे, यानी काश्तकार जो हैं। सिंध गवर्नमेंट ने इस दफा गंदम खरीदी ही नहीं जी, जिसकी वजह से अब जाहिर बात है इस दफा माल खरीदा नहीं आपने। हेलो, जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे, जी बोलिएगा। तो इस दफा इन्होंने माल गंदम खरीदी नहीं, तो जो पिछले स्टॉक्स थे वो जाहिर बात है 2-3 साल पुराने थे, उनकी क्वालिटी भी कुछ खराब हो चुकी थी। तो आप इनको बजाय इसके कि जुलाई अगस्त में अपना इंतजाम करते, हमने इनको जुलाई अगस्त से कहना शुरू कर दिया था कि भाई आपने गंदम इस दफा नहीं खरीदी और ये आप अभी से इंतजाम कर ले। इनको थोड़ा सा पता चला अक्टूबर में जाके, जो कि इन्होंने फिर पास्को से कुछ इंतजाम किया, लेकिन उसमें टाइम ऐसा है कि अब इतनी जल्दी पास्को से तकरीबन 1 लाख टन तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनको इजाजत मिली, जिसमें से कुछ कराची माल है, कुछ आना है।
बाकी 3 लाख टन की अभी तक ट्रांसपोर्टेशन ही शुरू नहीं हुई पंजाब से। अच्छा, तो सर क्या आप समझते हैं कि ये गंदम की कीमत कहां तक जाएगी अगर ये बहरान मजीद बढ़ता है? तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा पास्को से का मसला हल हो जाएगा। कुछ स्टॉक इनके पास है और कुछ पास्को ने इनसे 4 लाख टन की बात की है, जिसमें 1 लाख टन उन्होंने दे दिया है। 3 लाख टन मजीद अब इनका काम है कि ट्रांसपोर्ट करके सिंध में ले आए। अच्छा, क्या हमें गंदम इंपोर्ट करने की भी जरूरत पड़ती है? कहा जाता है कि माजी में पड़ोसी मुल्क से या चाइना से भी दालें और गंदम और सब्जियां ये इंपोर्ट की जाती थी। ये जो इंपोर्ट बंद हो गई है, यानी ये दरामदात जो बंद हुई हैं, इनकी वजह से थोड़ा सा खुराक का बहरान भी आ रहा है और कीमतें भी बढ़ी हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, ऐसा सिलसिला नहीं है। चाइना से कभी भी पाकिस्तान में गंदम नहीं आई, बल्कि आप यूं समझें 2000 के बाद से पाकिस्तान गंदम एक्सपोर्ट करता रहा है। बीच में कुछ थोड़ा बहुत इंपोर्ट भी हुई है, लेकिन हम सरप्लस चलते रहे। लेकिन लास्ट ईयर कुछ पंजाब में बारिशों की वजह से फसल खराब हुई, इसकी वजह से सिंध में गंदम वहां चली गई। ऐसा कोई मसला नहीं रहा कि चाइना से गंदम पाकिस्तान आई है। आप क्या समझते हैं ये गंदम की जो फी बोरी कीमत है ये कहां तक जाएगी जब ये बहरान अगर मजीद तूल इख्तियार करता है? तो असल में मार्च में गंदम सिंध में इंशाल्लाह अच्छी आ जाएगी और जो सूरत हाल है, जो इमदादी कीमत इन्होंने रखी है, उसके हिसाब से हो सकता है फसल भी बेहतर हो। लिहाजा समझता हूँ कि मार्च तक हमें थोड़ी सी परेशानी है। वो भी जिस तरह से पास्को ने 3 लाख टन हमें दे दिया है, और अगर 2 से 2.5 लाख टन और उन्होंने दे दिया जो कि पास्को के पास मौजूद है, तो इंशाल्लाह इतना बड़ा बहरान नहीं आएगा। कोशिश होगी कि बेहतर हो। वैसे गंदम की माफ कीजिएगा, ये जो आटे की कीमत है, अब इसका असर जो है ये क्या सारिफीन तक पहुंचना शुरू हो गया है? यानी क्या सारिफीन को महंगे दामों आटा खरीदना पड़ रहा है? नहीं, 50 रुपए यूं समझे आपके 50 रुपए 52 रुपए तक मैं फ्लोर मिल के आटे की बात कर रहा हूँ। वो उससे अब वापस पोजीशन आ गई है 46 से 47 रुपए किलो फ्लोर मिल की बात हो रही है। अच्छा, तो जब तक ये पास्को से गंदम आ जाती है तो फिर ये बहरान जो है उस पर काबू पाया जा सकेगा? काफी हद तक जो है इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन, जिनका ये कहना था कि ये बहरान जो है इस पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। पास्को से कोशिश की जा रही है कि गंदम जो है वो ख़रीद ली जाए और उसके बाद फिर ये जो मसनूई बहरान इस वक्त पैदा हुआ है इस पर भी काबू पा लिया जाएगा। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की जानिब, और ये है कराची के हवाले से और PSL के हवाले से। ये जो PSL की तैयारियाँ, इसमें कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी ने पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से मदद मांग ली, और उनका ये कहना है कि उनकी मदद से PSL से कबल शहर की खूबसूरती में इजाफा किया जाएगा। 4 चांद लगाए जाएंगे। जिस तरह पहले कहा गया था कि कराची को क्रिकेट सिटी बनाया जाएगा, उसी तरह अब कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी का ये कहना है कि कराची को क्रिकेट सिटी बनाने के लिए तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं। कमिश्नर हाउस में कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी ने शहर की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करने का ऐलान किया। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी, मुझे बताइएगा सर कि PSL के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं और शहर को किस तरह खूबसूरत बनाया जाएगा, किस तरह PSL की तैयारियों को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए जी सर, PSL अभी फरवरी में इतना दूर नहीं है, लेकिन उससे पहले हमने एक सीरीज ऑफ इवेंट्स तैयार किए हैं, जिसकी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसको हम एक नाम दे रहे हैं कराची क्रिकेट कार्निवल के नाम से। और इसमें देयर विल बी सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, जिसमें क्रिकेट मैचेस होंगे, कुछ मैराथन होगी, कुछ कॉन्सर्ट्स होंगे, कुछ शहर की जो जितनी हमारी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं और जितने भी राउंड अबाउट्स और अच्छे स्पॉट्स हैं उनको क्रिकेट के थीम के साथ सजाया जाएगा। तो देयर विल बी लॉट ऑफ एक्टिविटीज जो इंशाल्लाह हम स्टार्ट अप कर चुके हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ और आजकल भी कुछ एक्टिविटीज हमारी चल रही हैं, और वो इंशाल्लाह कल्मिनेट होंगी जब ये ओपनिंग होगी PSL की फरवरी में। इफ्तिखार शलवानी साहब, कराची में जो ब्यूटिफिकेशन की जाती है या जो खूबसूरती के काम किए जाते हैं, उनका फोकस मेनली एयरपोर्ट से लेके शाराए फैसल यानी मेट्रोपोल होटल तक और कारसाज तक रहता है। सर, कराची शहर सिर्फ शाराए फैसल या कारसाज तक तो मतलब इस पे तो मुश्तमिल नहीं है ना। कराची शहर के बहुत बड़ा शहर है, बहुत से हिस्से हैं, लेकिन जब भी कोई ब्यूटिफिकेशन की जाती है, इस वक्त भी मैंने देखा है शाराए फैसल के दोनों अतराफ ब्यूटिफिकेशन का काम जारी है।
आपके अपने ऑफिस के अतराफ में बाकायदा गुलदस्ते लगाए गए हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं, सीएम हाउस के अतराफ स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं, लेकिन ये तमाम फोकस शारा फैसल पे क्यों रहता है सर? शहर के बाकी हिस्से, जिला बस्ती और बाकी जो अजला हैं, उनमें काम क्यों नहीं किया जाता? नहीं जी, ये बात तासुर आपका एक तरह से दुरुस्त है और एक तरह से दुरुस्त नहीं है जी। दुरुस्त इसलिए कि देखिए जी, रेड जोन है या हमारे 4 या 5 5 स्टार होटल्स हैं रेड जोन में, जहां सीएम हाउस है, कमिश्नर ऑफिस है, सबसे ज्यादा टूरिस्ट इस इलाके में होता है। यहाँ 4-5 हमारे प्रेस्टिजियस क्लब्स हैं। तो ये आप देखें जी, आज से 100 साल की अगर तारीख भी लें कराची की, तो यही एक जोन था जहाँ सबसे ज्यादा एक्टिविटी, सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते थे और सबसे ज्यादा यहाँ एक किस्म की एक नाइट लाइफ भी हुआ करती थी। लेकिन आप ये दुरुस्त इस हिसाब से भी नहीं है कि आप देखेंगे गुलशन में हमारा जो नाजमाबाद है वहाँ बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, आपकी जो ग्रीन लाइन है वहाँ डेवलप हो रही है, वहाँ बसेस बंद मतलब चल रही हैं, वहाँ भी ग्रीनरी हो रही है, वहाँ के डिफरेंट डिप्टी कमिश्नर्स काम कर रहे हैं। तो दोनों हर जगह हो रही है, लेकिन जाहिर है वो यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हर दुनिया के हर शहर में एक फोकस कोर ऑफ द सिटी होता है जिस पे सबसे ज्यादा एक एक्टिविटी, जहाँ सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं और बाकी पेरिफेरीज होती हैं। लेकिन कराची में हो रही हैं जी एक्टिविटीज और जगह भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और जब अभी पार्क्स डेवलप हो रहे हैं और जगह को भी खूबसूरत बनाया जा रहा है। सर, जिस तरह आपने कहा कि दूसरी जगहों पे भी हो रही हैं, या जिस तरह मैंने आपको ये बताया कि ख़ास तौर पे ये कारसाज से लेकर नेशनल स्टेडियम का जो रोड है या फिर शारा फैसल, सर नेशनल स्टेडियम की अगर हम अपने इलाके की बात करें तो उसके अतराफ में भी जो है ना सर, कोई ख़ास ब्यूटिफिकेशन का काम नहीं किया जाता। इस सिलसिले में पिछली दफ़ा PSL के इनेकाद के मौके पर हमारी चेयरमैन DMC ईस्ट मोहित अनवर साहब से ही बात हुई, उनसे भी हमने ये पूछा कि क्या आपको इसमें यानी PSL की तैयारियों में इस दफ़ा शामिल किया गया है। उनका गिला था सर कि जो यानी कमिश्नर हाउस है या सिंध हुकूमत है, ये तमाम काम अपने तय कर रहे हैं, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट की जो मैनेजमेंट है, DMCs हैं, इनको बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं किया गया। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं जी, मेरे ख्याल में उनको शामिल है और वो मोहित भाई हमारे साथ हैं, उन्होंने बड़ा मात्रा ताउन किया है और ही हैज ऑलवेज वर्कड विद अस। अभी सफाई कैंपेन में वो इनफैक्ट बड़े लीडिंग उन्होंने इसमें हमारा साथ दिया है और काम किया है और वी आर वन टीम। और मेरे ख्याल में ऐसा कोई तासुर नहीं है, और अगर ऐसा आपको तासुर है तो गलत है। वी आर वन टीम और वी ऑल वर्क टुगेदर। सर, यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि कराची में बड़ी शाहराहों के अलावा, मतलब अगर हम शारा फैसल के अलावा कहीं और की बात करें तो स्ट्रीट लाइट्स का निज़ाम बड़ा नाक़िस हो गया है। यानी जो स्ट्रीट लाइट्स पुरानी थी वो जाहिर सी बात है पावर कंजम्पशन भी उनकी ज़्यादा थी। जो LED लाइट्स नई लगाई गई हैं वो सिर्फ चंद शाहराहों पे लगाई गई हैं। इनके अलावा जो पुरानी शाहराएँ हैं जिन पे डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, वहाँ स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से स्ट्रीट क्राइम में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। सर, क्या वजह है? उन पे कोई तवज्जो दी जा रही है? मिनिस्टर साहब ने एक नई स्कीम अप्रूव हुई है जिसमें शहर की तकरीबन 10 से 15 जो मेन शाहराएं हैं उनको हम खूबसूरत बनाएंगे। उनमें ये तमाम शाहराएं शामिल हैं और मेरे ख्याल में हर ये जो आप बता रहे हैं जगह नई स्ट्रीट लाइट्स लगेंगी और इनको भी सजाया जाएगा और इन पर फुटपाथ बनेंगी, इस पे स्ट्रीट फर्नीचर हम लगाएंगे और इनको भी खूबसूरत करेंगे। एक नया चीफ मिनिस्टर साहब ने अप्रूवल दिया है एक नई स्कीम का इस दफा की ADP में और इंशाल्लाह विल डू इट दिस ईयर। सर, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा। वो सवाल मेरा ये है कि कराची में जगह जगह रोड यानी शाहराहों को खोद दिया जाता है। जैसे ही शाहराएँ तामीर होती हैं उनकी कारपेटिंग होती है, बग़ैर किसी NOC के, बग़ैर किसी इजाज़त के इन शाहराहों को खोद के इसमें कोई केबल डालने का काम किया जाता है, कभी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से खोद दिया जाता है। सर, मैं जानना ही चाहूँगा, माजी में DMCs जो हैं वो इस बात की मजाज थी कि वो रोड कटिंग के NOCs देती थी। बाद में आपने एक नोटिफिकेशन निकाला कि जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो ये NOCs देंगे। इस वक्त सर ये जो रोड कटिंग NOC है या कराची में जहाँ जहाँ रोड काटी जाती है इसका NOC कहाँ से लिया जाता है? डिप्टी कमिश्नर से लिया जाता है या DMCs ये NOCs इशू करते हैं? देखिए जी, उसमें DMCs का इंटेंशन भी ठीक था, डिप्टी कमिश्नर थी, लेकिन मसला ये होता है कि वो जो डिपार्टमेंट ने रोड कटिंग करनी है वो एक चालान जमा कराता था और वो चालान या DMC के MC के जो ऑफिशियल अकाउंट में वो पैसा चला जाता था और वो फिर ये लोग जो भी डिपार्टमेंट था और जो भी एक एजेंसी थी जो काम करती है वो खोद काट के
अपना तो उन्होंने बिठा दिया और वो रोड ऐसी छोड़ के चली जाती है। तो अब हमने ये जिम्मेदारी उसी डिपार्टमेंट की कर दी है, उसी कॉन्ट्रैक्टर की, जिसने वो चीज खोदेगा और वो ही इसको बनाएगा। बिकॉज खोदे कोई और बनाए कोई और, वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिवली वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमने उसको चेंज किया है और उसी की जिम्मेदारी लगाई है कि जो खोदेगा वही इसको बनाएगा, नहीं बनाएगा उसके ठेकेदार के खिलाफ FIR होगी। और हम ऑलरेडी DC ईस्ट ने मेरे ख्याल में 5-6 के इलेक्ट्रिक के कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ FIR भी की जो यूं खोद के भाग गए थे। तो इसलिए हम आई थिंक थोड़ा सा हमने सिस्टम उसको चेंज किया है। जी सर, ये जो आगा खान अस्पताल और लियाकत नेशनल अस्पताल का जो रोड है सर, हाल ही में बनाया गया और उसके बाद बाकायदा ट्रैफिक रोक के रातों रात इसे खोद भी दिया गया, दोबारा बनाया गया। जाहिर सी बात है, एक शाहराह जो तामीर की जाती है असर नौ, उस पे जब कारपेटिंग या पैचेस लगाए जाते हैं तो बहुत जल्दी वो शाहराह खराब भी हो जाती है। सर, क्या वजह थी? मतलब एज ए कमिश्नर ऑफ कराची आपने जानने की कोशिश की कि एक रोड जो कि बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्ट किया गया हो उसे फौरन ही खोद भी दिया जाता है, उस पर रीकारपेटिंग भी यानी उस पैचेस लगा दिए जाते हैं। क्यों सर? अगर ये रोडें सर आपको इस तरीके से ये शाहराहें खोदनी होती हैं तो थोड़ा सा वेट करके तमाम काम हो जाए, उसके बाद एक दफा ये शाहराहें बनाई जाएं। लेकिन उसके लिए वही है कि तमाम देखें 4-5 डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन आपस में बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सेंट्रलाइज हमने किया है कमिश्नर ऑफिस में कि ये कोऑर्डिनेशन बेहतर हो कि जो डिपार्टमेंट खोदे वही बनाए। ये नहीं कि एक डिपार्टमेंट खोदे, दूसरा डिपार्टमेंट उसको बनाए, तीसरे डिपार्टमेंट के पास पैसा उसका जमा हो, फिर काम तीनों डिपार्टमेंट्स नहीं करते। तो इसीलिए इसको हमने थोड़ा सेंट्रलाइज किया है एंड आई होप थिंग्स विल बी बेटर नाउ। ओके जी, बहुत शुक्रिया। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी साहब हमारे साथ ऑनलाइन बीपर पर मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर में। हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे डेंगू वायरस के हवाले से। रोज़ाना सैकड़ों केसेस जो हैं वो कराची में डिटेक्ट हो रहे हैं। न सिर्फ डेंगू के शिकार मरीज़ जो हैं वो शनाख्त हो रहे हैं, बल्कि उनके साथ ही साथ डेंगू जो है वो अमवात का भी बाइस ये वायरस बनता जा रहा है। आपको ये बताते चलें कि तकरीबन 150 से 175 के करीब रोज़ाना की बुनियाद पर अफराद जो हैं वो डेंगू वायरस का शिकार हो रहे हैं। माजी में दावा किया गया था कि डेंगू वायरस पे इस साल कंट्रोल कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस पे कोई खातिर ख्वाह कंट्रोल नहीं किया जा सका है। यानी अगर हम नंबर ऑफ़ केसेस देखते हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ अस्पतालों में रिपोर्ट होते हैं, उनकी तादाद बदस्तूर 150 से ऊपर चल रही है। बहरहाल नाज़रीन, इसी बारे से हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम के इंचार्ज मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मीमन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम। ठीक है, आप खैरियत से? जी अल्लाह का करम सर, मैं ठीक हूँ। सर, क्या पोजीशन है डेंगू वायरस से? अभी भी तकरीबन 150 से ज्यादा अफराद कराची में रोजाना डेंगू वायरस का शिकार हो रहे हैं। ये एक आउटब्रेक सिचुएशन है और उसमें हम अब रिकवरी के फेज में आ गए हैं। जिससे मेरी मुराद ये है कि जहाँ 250-300 केसेस रोजाना रिपोर्ट हो रहे थे, 150 से कम रिपोर्ट हो रहे हैं हमें केसेस। तो हम अंदाजन हम तकरीबन 60% के करीब केसेस को नीचे लाने में कामयाब हो गए हैं। तो इंशाल्लाह। अच्छा इकबाल साहब, यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम रोजाना डेंगू वायरस के शिकार मरीजों की तादाद अपने बुलेटिन में भी शामिल करते हैं, प्रोग्राम में भी जिक्र करते रहे। सर, माजी में यानी मैं 1-1.5 महीने पहले की अगर बात करूं तो तब भी रोजाना की बुनियाद पर 140 से लेके 175 तक केसेस ही डिटेक्ट होते रहे। हमारी नॉलेज में यानी मीडिया को अब तक ये नहीं बताया गया कि एक दिन में 250-300 केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। नहीं, ये मीडिया के साथ तो हम डेली रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं और बड़ा रेगुलर एंड पंक्चुअल है कि क्योंकि हमारा मकसद भी लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना है ताकि लोगों को भी अंदाजा हो सके कि बीमारी की नौयत क्या है और किस तक बीमारी फैली है, ताकि वो अपनी एहतियाती तदबीर भी साथ साथ उठा सके। तो इसमें ऐसे भी दिन आए हैं जब हमें 300 से ज्यादा भी केसेस हमने रिपोर्ट किए हैं। तो आउटब्रेक इस वक्त ये शदीद था, पूरे पाकिस्तान में ये आउटब्रेक था। अब दूसरे इलाकों में ये आ गया है क्योंकि इस पे क्लाइमेट के असर भी बहुत है। सर्दी के आगाज से इस मॉस्किटो की ब्रीडिंग में कमी होती है और ये
भी अब कम होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह यहाँ कराची में। सर ये तो मौसम की बात है ना कि मौसम की वजह से मॉस्किटो की ब्रीडिंग कम होगी तो उस पर कंट्रोल कर लिया जाएगा। सर मुझे स्टेप्स के बारे में बताइएगा कि क्या स्टेप्स लिए गए, खास तौर पे मैं यहाँ ये भी आपसे सवाल करना चाहूँगा कि मेरी अपनी नॉलेज में ऐसे बहुत से केसेस हुए जो बाकायदा मुख्तलिफ लेबॉरेटरीज़ में, डाउ यूनिवर्सिटी लेबॉरेटरी में और दूसरे अच्छे अस्पतालों में भी ये केसेस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन उनके पास आपके डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कॉल नहीं गई, ना स्प्रे करने के लिए कॉल गई, ना टीमें आई। सर क्या बात है, ये जो रिस्पांस पहले आ रहा था कि कोई भी केस डिटेक्ट होता था तो विद इन आवर्स कॉल आ जाती थी, पिछले कोई 3 से 4 हफ्तों से अब जो मरीज इस डेंगू वायरस के शिकार होते हैं उनके पास सर मेजॉरिटी आपके पास से कॉल्स नहीं जाती, यानी आपके डिपार्टमेंट की जानिब से जो डेंगू कंट्रोल का जो ये डिपार्टमेंट मौजूद है। सकता है कुछ परसेप्शन हो, लेकिन मैं उससे एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि आप अगर देखें रात को 11 बजे तक मेरे ऑफिस बिजी होता है और हमारे यहाँ से टेलीफोन कॉल जा रही होती है, लोगों को हम कंफर्म कर रहे होते हैं। अब ये जरूर हो सकता है कि जो केसेस हमें रिपोर्ट ही ना हो तो यकीनन जो है वो उन तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सर आपकी रिपोर्टिंग का क्या प्रोसीजर है, क्या तमाम लैब्स को आपको रिपोर्ट करना जरूरी है या चंद बड़ी लैब्स जो हैं वही सिर्फ आपको रिपोर्ट कर रही हैं? नहीं, हमें कोई कराची में तकरीबन 42 हेल्थ फैसिलिटीज या लेबोरेटरीज रिपोर्ट कर रही हैं, जिसमें बड़े बड़े अस्पताल और लेबोरेटरीज शामिल हैं उसमें, लेकिन छोटी अस्पतालें भी कुछ ऐसी हैं जो हमें रिपोर्ट कर रही हैं और लैब्स भी। तो लेकिन बहरहाल अभी भी काफी हमारे रीच के बाहर है, जो हमारी बहुत कोशिशों के बावजूद भी वो हमें रिपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन डे बाय डे हमारा सर्विलेंस सिस्टम इम्प्रूव हो रहा है और इंशाल्लाह इसमें मजीद बेहतरी आइंदा आने वाले दिनों में होगी इंशाल्लाह। सर जितने लोग डेंगू वायरस के शिकार हुए हैं आपकी टीम ने उन तमाम लोगों के घरों पे स्प्रे कर दिया है, और जब कोई शख्स डेंगू का शिकार होता है तो क्या सिर्फ उसी घर में स्प्रे किया जाता है या उसके नेबर्स या उसके जो पड़ोसी होते हैं उनके घरों में भी डेंगू से बचाव का स्प्रे किया जाता है? जी देखें, जो WHO की रिकमेंडेड स्ट्रेटेजी है उसके तहत उस घर में तो यकीनन किया जाता है, लेकिन फिर उसके इर्द गिर्द कोई 500 मीटर के एरिया में हम जनरल फ्यूमिगेशन कर रहे होते हैं। अच्छा, किसी इलाके में अगर 3 या उससे ज्यादा केसेस हो तो हम फिर उस पूरे इलाके में स्प्रे कर रहे हैं। इस वक्त हमारी बहुत ज्यादा टीमें इस वक्त कराची में काम कर रही हैं, यानी कि हर सब डिवीजन में, टाउन से भी नीचे सब डिवीजन में हमारी 2-3 टीमें काम कर रही हैं। तो उसमें अब हमें कोई वो दुश्वारी नहीं। इवन हमें जहाँ से कॉल्स आ जाती है कि हमारे पास मॉस्किटो ज्यादा है, बेशक वो डेंगू का मॉस्किटो ना हो, लेकिन फिर भी हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उन कॉल्स को। कोई भी कॉल हमारे पास आए वो अनअटेंडेड नहीं है, दैट इज आई एम श्योर कि कोई भी कॉल ऐसी नहीं है जिसको हमने रिस्पॉन्स ना किया हो। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, क्या मजीद 3-4 महीनों में डेंगू पे काबू पा लिया जाएगा या इससे ज्यादा टाइम लगेगा? नहीं, अब इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि कमिंग 1 or 2 वीक्स में जो है वो सूरत हाल बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। और ये आउटब्रेक सिर्फ पाकिस्तान में बड़ा नहीं था, यानी इस साल हमारे पास पाकिस्तान में 50,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं और जिसमें से 14,000 के करीब कराची में, सिंध में हुए केसेस। लेकिन ये पूरी दुनिया में इस वक्त देश ममालिक में आउटब्रेक है और वहाँ लाखों में केसेस हैं। तो ये डिजीज क्लाइमेट पर डिपेंड कर रही है कि क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट कुछ मॉस्किटो और वायरस को इतनी सपोर्टिव है कि आउटब्रेक्स बहुत ज्यादा ममालिक में हुआ है इस साल, और हमें आइंदा के लिए भी बड़ी एहतियाती तदाबीर और अपनी स्ट्रेटेजी को रिव्यू करना होगा, क्योंकि आइंदा आने वाले सालों में भी इसका खतरा हमें ज्यादा नजर आ रहा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मेमन मौजूद थे जो कि इंचार्ज हैं डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम के, और इनका कहना यह था कि अब जल्द ही डेंगू वायरस पर काबू पा लिया जाएगा। नाज़रीन, अब हम बढ़ना चाहेंगे अपनी नेक्स्ट स्टोरी पे जो कि ताल्लुक़ रखती है ट्रैफिक पुलिस एहलकार से बदसलूकी के हवाले से। सरेआम एक खातून ने जो है डिफेंस के इलाके शुजात यानी ख़ियाबान शुजात के सिग्नल को न सिर्फ डबल क्रॉस किया बल्कि उसके साथ साथ पुलिस एहलकार से बदतमीज़ी की,
सेक्शन ऑफिसर जो है वो अपनी शनाख्त भी कराता रहा, गाड़ी का नंबर भी दिखाया गया, तमाम उनसे ये भी कहा गया कि आपका चालान किया जाएगा, लेकिन वो खातून बड़ी दिलेरी के साथ बदतमीज़ी करती हुई जब उन्होंने किसी को कॉल भी की, मेरे ख्याल में कोई ऐसी बासर शख्सियत थी जिनकी सपोर्ट इन खातून को हासिल थी, जितनी दिलेरी से इन्होंने इस पुलिस एहलकार से बदतमीज़ी की, बल्कि उसके साथ साथ गाड़ी का जो शीशा है वो ऊपर करके गाड़ी स्टार्ट करके ट्रैफिक एहलकार के रोकने के बावजूद वो चलती बनी। आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि गाड़ी का नंबर साफ जाहिर है, वीडियो में देखा जा सकता है, और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, जगह जगह ये जो वीडियो है ये वायरल हो चुकी है कि किस तरीके से एक खातून ने डिफेंस के इलाके में ट्रैफिक एहलकार से बदसलूकी की, बदतमीज़ी की, और उसके बाद फिर उनको कोई रोक ना सके। इसी वाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे जुल्फ़िकार पीरज़ादा। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़िकार पीरज़ादा, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। जुल्फ़िकार पीरज़ादा, ये अब लगता है कि मामूल बन गया है, पहले भी इस किस्म के वाक़यात सामने आए थे और अब एक खातून बहुत ही दीदा दिलेरी से ट्रैफिक एहलकार से बदतमीज़ी करते हुए उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हुए ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज़ का खौफ इन खातून को है ही नहीं, या फिर शायद ये कानून से बालातर हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए डॉक्टर साहब, ये तो एक वीडियो जो कि ट्रैफिक पुलिस से बनाई थी, मौके पे अब ट्रैफिक पुलिस जहाँ भी चालान करने जा रही है तो इनका एक साथी एहलकार जो है वो पुलिस मोबाइल के जरिए वीडियो बना रहा होता है ताकि जो भी नकलो हरकत है, किसी किस्म की कोई बात हो तो उसे वो रिकॉर्ड कर सके। अब अगर हम इस वाकये की बात करें तो डिफेंस, क्लिफ्टन समेत जितने भी पोश इलाके हैं उधर इस किस्म का वाकया कोई ये अनोखी बात नहीं है। इससे पहले ये तो वीडियो बनने की वजह से सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो वायरल हुई, जिसके अंदर खातून को देखा गया कि इन्होंने इंतहाई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, गंदी जबान इस्तेमाल की, ट्रैफिक एहलकार को संगीन नताई की धमकियां दी और फिर वो रुकने के बावजूद नहीं रुकी और फरार हो गई। मगर डिफेंस, क्लिफ्टन समेत जितने भी पोश इलाके हैं उधर इस किस्म की बातें आम हैं, और पुलिस हो या ट्रैफिक पुलिस हो उनको ये डिफेंस, क्लिफ्टन समेत दीगर इलाकों के जो ये खास तौर पर मनचले नौजवान हो या बासर अफराद हो वो किसी खातिर में नहीं लाते। अब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस को जब अपनी बदनामी बहुत ज्यादा महसूस हुई इस वाकये के अंदर, जिसमें वीडियोस के अंदर बाकायदा नजर आ रही है खातून किस तरीके से जबान इस्तेमाल कर रही है, ट्रैफिक पुलिस के एहलकार के साथ बदतमीजी कर रही है, तो ट्रैफिक पुलिस ने मजबूरी में जब ये वीडियो वायरल हुई और लान तान होना शुरू हुई, ट्रैफिक पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की, तो अब जाके दरख्शा थाने के अंदर जो एसओ है नवाज सियाल, उनकी मुद्दत में खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है कार्य सरकार में मुदाखलत का, और अब खातून के लिए जो है वो गिरफ्तारी के लिए साउथ पुलिस जो है वो दरख्शा थाने की इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो छापे मार रही है। जी जुल्फ़िकार पीरज़ादा, ये बताइएगा कि आया ये जो गाड़ी का जो नंबर नजर आ रहा है, क्या इससे इन खातून को ट्रेस करने की कोशिश की गई है? कोई शनाख्त किसी और बड़ी शख्सियत का अभी तक कोई असर सामने आया है या नहीं आया है? देखिए, अभी तक तो कोई असर सामने नहीं आया। अलबत्ता पुलिस ने इसकी गाड़ी की शनाख्त भी कर ली है और एड्रेस से सब निकाल लिया है, मगर एफआईआर में जो है वो नामालूम खातून दिखाया गया है, जबकि चंद मिनटों की बात थी, चंद मिनटों के अंदर ही पुलिस के पास एड्रेस भी आ गया था, सब कुछ आ गया था, मगर सिर्फ एफआईआर के अंदर जो है वो गाड़ी नंबर मेंशन करके जो है एफआईआर दर्ज की गई है। जो दरख्शा इन्वेस्टिगेशन पुलिस से उनसे हमारी बात, उनका कहना है कि खातून का न सिर्फ पता चला है बल्कि इनके घर का एड्रेस वगैरह सब मिल गया है, तो पुलिस अब से कुछ देर में जो है वो रेड करेगी और लेडीज पुलिस के साथ जो है वो खातून की गिरफ्तारी मुतवक्के है। मुझे बताइएगा कि इस हवाले से क्या कार्रवाई की जा सकती है, यानी इस किस्म की अगर कोई वायलेशन करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है, या पुलिस को क्या इख्तियार है कि अगर इस किस्म की कोई भी शहरी वायलेशन करता है या बदसलूकी करता है किसी भी ट्रैफिक एहलकार से तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है? डॉक्टर साहब, इसके अंदर कानून तो वाजे है कि ट्रैफिक एहलकार हो या कोई भी बावर्दी एहलकार हो, कार्य सरकार में मुदाखलत का जिस तरीके से मुकदमा दर्ज किया गया 504, 186, 279, इसके तहत जो है वो 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है, मगर अभी तक हुआ नहीं है ऐसा कोई कानून, मतलब कि ऐसी कोई वो हम नहीं नजीर नहीं दे सकते इसके अंदर कि अब तक जो है वो ट्रैफिक पुलिस ने किसी को सजा दिलाई हो। ये मामला यकीनन बासर लोग बीच में पड़ेंगे और उसके बाद जो है मामला रफा दफा की तरफ जाएगा, क्योंकि खातून का मामला है तो इसलिए वो ज्यादातर सिर्फ एक पनिशमेंट की हद तक ये एफआईआर दर्ज करके जो इस मामले को खत्म किया जाएगा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार पीरज़ादा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि दरख्शां पुलिस में ने यानी दरख्शां थाने की हदूद में इस वाक़े की FIR दर्ज कर ली गई है और नवाज सयाल की मुद्दत में ये मुकदमा जो है ये दर्ज किया गया है, जिसमें कार्य सरकार में मुदाखलत, पुलिस एहलकार से बदतमीज़ी की दफ़ात शामिल की गई हैं। साथ ही साथ गाड़ी नंबर तो ज़रूर शामिल किया गया है, लेकिन फिर भी नामालूम खातून के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। यानी अभी तक खातून का नाम या जो इस गाड़ी के मालिकान हैं उनके हवाले से कोई तस्करा इस FIR में नहीं किया गया है। माजी में भी इस किस्म के वाक़यात होते रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कभी इन मामलात को आगे नहीं बढ़ाया गया। यानी न सिर्फ FIR बल्कि इस केस को प्लीड ही नहीं किया गया। आउट ऑफ द कोर्ट कोई ना कोई सेटलमेंट हो जाता है, कोई बाअसर शख्सियत जो है वो बीच में पड़ के इस तमाम मामले को रफा दफा करा देती है। बहरहाल नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इक़बाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।